बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की इस PSL सीजन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहां पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है और यहां पर 182 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है और गुज़िश्ता साल के 2 मैचेस और बशमूल इस साल के 6 मैचेस मिलाकर जो 8 मुसलसल फतूहात हैं, उन फतूहात का सिलसिला हमें यहाँ पर टूटता नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज भी है कि जो आज के दिन के लिहाज से है, क्योंकि आपको मालूम है कि जी स्पोर्ट्स जी टीवी उन अपने तमाम दोस्तों को नहीं भूलता कि जो उनके साथ बतौर क्रिकेटर शामिल होते हैं या बतौर एनालिस्ट हमारे शो का हिस्सा होते हैं। तो आज हमारे बहुत ही अपने सोहेल खान जो हमारे स्टैट्स गुरु हैं, आज उनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू सोहेल खान। जी नाज़रीन, सोहेल खान को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और आखिरी जो तस्वीरें आपने देखी जिसमें आपने देखा होगा कि किसी में मेरा थोड़ा वेट भी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, तो वो उस वक्त की तस्वीर है जब बतौर कॉलर सोहेल खान मेरे एक रेडियो के FM स्पोर्ट्स शो का हिस्सा बने और फिर वहाँ से जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ 14-15 साल के बाद आपने देखा कि अब जो है सोहेल खान माशाल्लाह पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है पहले जो है वो ब्लाइंड स्टेट्स गुरु हैं कि जो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में भी 3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो सोहेल को गाए बगाए सराहती भी रहती हैं और उनकी मालूमात को बहुत ज़्यादा प्रेज भी करती हैं। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर हमें रीजॉइन किया हमारे ज़बरदस्त और बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करने वाले क्रिकेट एनालिस्ट मोहसिन घी वाला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कासिम अली, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक। और दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त मैं इनका क्या तारुफ कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान पूरा सोशल मीडिया जो है वो इनके नाम को लेके बातें कर रहा है। एक आम आदमी की बात करते हैं, ना ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ना ये क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और सिर्फ बात करते हैं अपने दिल से बात करते हैं, एक आम आदमी की बात करते हैं। और हमारे शो की बारे लिए जाने दुनिया इनको कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमारे शो की ये पहचान है, हमारे शो की ये जान है, क्योंकि ये इनका अपना नुक्ता नज़र है और हम इनको फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी की बात करें। एक आम आदमी को आज़ादी होनी चाहिए, जमहूरियत है कि वो अपने दिल की क्या बात करता है और खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच रखता है। कमर रजा इफ़वी, जिनसे कुछ नहीं है मख्फी। जी थैंक यू वेरी मच अली। और आपने तो एक आम आदमी से बहुत ही कोई ख़ास आदमी जिस तरह आपने बयान किया है मुझे, और क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तान का पैशन है और मैं अपने पैशन के हिसाब से वैसे इतना कड़वापन मतलब क्यों है आप में? मतलब लोग सब कहते हैं कि यार आप, मैं तो लोग तो मुझे अब ये कहते हैं आप वो बुलाते ही क्यों मैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे अल्फाजों से मुतासिर हो जाते हैं या फिर आप मेरी लैंग्वेज से मुतासिर हो जाते हैं। आप किस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ जो मेन ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का क्रिकेट का, वो ये है कि बेहतर से बेहतर लोग आपकी क्रिकेट टीम के अंदर होने चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया ये रखते हैं कि यार इसके लिए ये वाला है, तुम्हारे लिए ये वाला होगा, उसके लिए ये वाला होगा। मैं भी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में यही बात कर रहा था, मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट के उस आदमी से मिलना है, बड़ी ख्वाहिश है जो ये तय करता है कि ये लड़का इस फॉर्मेट का है। कि भाई तुझे वो तो नज़र आते हैं कि इस फॉर्मेट पे इसको ये तय कर दो, मगर वो जो तुम्हारे अपने लड़के होते हैं वो कैसे सारे फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। ये बातें बुरी लगती हैं। देखिए, मेरी बात हर उस आदमी को बुरी लगेगी जिसका मफाद जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के मफाद में नहीं, अपने मफाद में क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, वो लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं मुझसे। और इसीलिए इनको अपने शो में बुलाते हैं क्योंकि इनकी बातों में कड़वाहट है, इनकी बातों में तलखी ज़रूर है, इनका लहजा शायद हो सकता है आपको पसंद ना आता हो, लेकिन अगर जवाब है तो दलील से बात की जाए। क्योंकि अगर कोई इनकी माजी की परफॉर्मेंस अगर गिना रहा है कि माजी में किसी प्लेयर ने इतना किया, तो भाई प्रोफेशनल गेम है। माजी में अगर वो खेला है तो उसको प्रेज भी किया गया, माजी में जो वो खेला है तो उसके पैसे भी दिए गए, माजी में अगर वो खेला तो उसको उसका रिवॉर्ड भी दिया गया। रोजाना क्रिकेट है या कोई भी खेल है या हम शो करते हैं, रोजाना हम तैयारी करके बैठते हैं, रोजाना घड़ा खोदना पड़ता है, रोजाना पानी पीना पड़ता है। माजी की परफॉर्मेंस पे ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक एक इनिंग एक एक सेंचुरी जो है वो 16-16 18-18 साल प्लेयर को खिला भी देती है और प्लेयर को बना भी देती है। अब वक्त बदलने की जरूरत है और आंखें खोलने की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो आंखें खोले और ये बताएं कि भाई अब के हाल में जियो, प्रेजेंट में जियो, जो माजी में होता रहा वो माजी में होता रहा। एक और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेटर रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, लीगल एक्शन के हामिल बॉलर रहे, अपने वक्त के बड़े जबरदस्त साथ साथ फील्डर भी रहे। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आखिरी नंबरों पे जो उन्होंने शाहिद इकबाल के साथ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए, और साथ साथ हमारे शोज़ का भी अक्सर हिस्सा होते हैं। इस वक्त कोचिंग से भी वाबस्ते हैं, जूनियर लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हारिस अयाज साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जो आपके अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तो घबरात नहीं रहे फी भाई से? नहीं, फी भाई से तो इनके साथ रहा कि जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सच बोलने की हिम्मत आ जाती है।
ठीक है जनाब, हम बात कर रहे हैं और सच बोलने की इन्होंने का हिम्मत आ जाती है, तो थोड़ा सा और भी सच आप तक पहुंचा दें। और वो सच ये है कि मोहम्मद नवाज जो है अब इंजरी की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब नहीं है। और इस हवाले से जो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मीडिया मैनेजर है नबील हाशमी, वो मुसलसल अपडेट करते हैं। वरना जिस तरह कराची किंग मैदान में परफॉर्मेंस दे रही है, तो उनके जो मीडिया मैनेजर हैं फैसल मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई कि जनाब मीर हमजा जो है उन्होंने कराची किंग को ज्वाइन कर लिया है। क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मुश्किल काम है। नवाज का जाना ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है टीम का, बैटिंग में और बॉलिंग में भी, जहाँ पर उनके 4 ओवर्स यकीनन बहुत ज़रूरत है। इनको लेफ्ट आर्म स्पिन है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बैटिंग में अली वहाँ पर उनको चैलेंज बहुत आएगा, बिकॉज वो पावर हिटर थे जो आपको बीच में ला के रन दे रहे थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। उनको लूज़ करके, नवाज को लूज़ करके मेरे ख्याल से ग्लैडिएटर्स की टीम बैलेंस बहुत ज़्यादा आउट होगी। एक आपका बहुत पक्का ऑलराउंडर जाएगा। लेट्स सी इसको ग्लैडिएटर्स किस तरह कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आज के मैच की बात करेंगे, लेकिन नवाज अब नहीं है, कल मैच खेला जाएगा, कोयटा का मैच है, क्या कहेंगे? देखिए, एक नवाज को लेकर ही अगर आप देखें तो नवाज एक ऐसा बल्लेबाज था इनके पास बॉलिंग में भी कि आप जब चाहें, जैसे इसने मोहसिन ने कहा, जब चाहें कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर लें, ओपनिंग करा लें, बीच में करा लें, आखिरी पिकवा लें, तो वो उसकी चीज़ें चलती रहती थी। मगर ये कि साथ साथ अगर आप उसकी बैटिंग के ऊपर देखें तो कोयटा को यकीनन बहुत नुकसान होगा। नूर अहमद उनकी रिप्लेसमेंट अच्छी है, मगर ये कि उनके लिए पहला मैच होगा। अब अगर वो जेसन रॉय का जहन बनाकर आएंगे नूर अहमद, तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा कोयटा को। कोयटा 4 पॉइंट्स पर है, नवाज का जाना उनके लिए नुकसानदेह होगा इस टूर्नामेंट के। हरे सियाज से पूछते हैं, आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल जीत रही है या दिल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है? देखिए, कोयटा को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन ये कि धक्के के साथ ये है कि जो उसकी रिप्लेसमेंट आई है नूर की सूरत में, आई थिंक ये है कि मैं समझता हूँ बॉलिंग के अंदर तो इतनी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन जो नीचे नंबर पे जो वो अपने उनका बैट चल रहा था, थोड़ा सा वो हिटिंग करके बड़ा यूज़फुल रन दे रहे थे। तो ये कि आई थिंक ये कि बैटिंग में थोड़ा हो सकता है, लेकिन बॉलिंग में इंशाअल्लाह ऐसा कोई होगा नहीं। लेकिन टीम फिर भी है कि इस्लामाबाद की जो फॉर्म चल रही है, आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने तीनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में इसी दौरान के जब हम लोग ब्रेक पर थे और आप इश्तिहारात देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसी दौरान जो था लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान की फतुहात के सिलसिले को रोक दिया लाहौर कलंदर ने और 182 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने, और जवाब में मुल्तान सुल्तान महज 130 रन बनाने में कामयाब हुई और यूँ 52 रन से कामयाबी लाहौर कलंदर ने हासिल की। स्क्रीन पर इस वक्त आप समरी भी देखेंगे और पैदर पे जो फतुहात का सिलसिला था वो भी रोकने में कामयाब हो गई है जनाब लाहौर कलंदर्स। मोहसिन, आपके सामने से स्क्रीन पे समरी है, 182 रन किए 4 विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद जब ये पहली इनिंग मुकम्मल हुई थी तो उस वक्त सीजन और एक्सपीरियंस हफीज ने कहा था इस विकेट पे ये रन करना मुश्किल होंगे और ये प्रूव भी हुआ। हाँ नहीं, ये मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ आज एक्चुअली जब लाहौर बैटिंग कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो बीच में ट्रिक मिस कर गया। उनका बड़ा अच्छा स्टार्ट था, 6 ओवर में बड़ा अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट था उनका बैटिंग में। उसके बाद उनके एक 10 ओवर का स्लॉट है, उन्होंने सिर्फ 70 रन किए थे और वो बिल्कुल बीच का पीरियड था। और मैंने कहा, हालांकि सिर्फ 2 विकेट लूज की थी उसमें, मैं खुद भी समझ रहा था कि यार ये मेरे ख्याल से लाहौर एक ट्रिक मिस कर गया, बिकॉज मुल्तान इज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप। बट जिस तरह से उन्होंने इस पिच को रीड किया लाहौर ने, मेरे ख्याल से उनकी रीड इस पिच की काफ़ी बेहतर थी। ड्यू का फैक्टर भी था जो कि आसान करता मुल्तान सुल्तान के लिए बैटिंग में। बट आज की जो खास बात थी अली, उन्होंने पिच तो अच्छी रीड की। जो बॉलिंग अटैक कहते हैं लाहौर का बेस्ट बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट का आज नजर में आया। आप शाहीन अफरीदी को पहले ओवर से, हारिस रऊफ जिनका शौक है पिटना, आज उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई। जमान खान भी बड़े अच्छे लग रहे थे। सो आई थिंक एज अ बॉलिंग यूनिट वी हैव सीन लाहौर कलंदर कम थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह थी। ठीक है, अच्छा एज ए कोच आपको क्या लगता है, जिस तरह भी जमान की बात की मोहसिन ने, कराची लेग में हमने देखा कि जमान कंटिन्यू 3 ओवर एक साथ कराते थे, आज पहले ओवर के बाद उनको रोक लिया गया। आज थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी को चेंज किया लाहौर कलंदर ने। देखिए, थ्रू आउट जितनी टीमों में देखा जाएगा कि वाहिद जो इमर्जिंग प्लेयर हैं सब, उसमें जमान खान ने ज़रा इम्प्रेस किया, सबको उनकी नज़रों में आए वो इस दफ़ा। उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने उनका पहला सीज़न है। तो देखिए, ये कराची लेग में जो मैचेस हुए थे उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया था। यहाँ पर जो पिच की सिचुएशन थी वो थोड़ा डिफरेंट थी। वो वहाँ पर वो ड्यू फैक्टर को ज़रा जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। वो अपने बॉलर्स को इस तरह यूज़ करना है कि बॉलर अपनी लाइन से हटे भी ना, और ज़्यादा जहाँ रन कंसीड हो फ़ौरन उसको सेव कर भी रहे। यहाँ एक बात बोलूँगा कि
मुल्तान सुल्तान ने जो अनवर अली से सिर्फ 2 ओवर करवाए, 11 रन दिए, हाँ, मैं उस पे एक आऊंगा आउट मैं। किए, तो वो चीज़ जो है ना वो आई थिंक मैं खाली 4 ओवर करवाते तो थोड़ा रिजल्ट कम अच्छा होता। और ठीक है, क्या वजह रही कि मुल्तान सुल्तान इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी? शान मसूद पे बहुत रिलाय कर रहे थे, शान मसूद जल्दी आउट हो गए, शायद ये वजह रही। वजह अली मेरे ख्याल में ये नहीं, मुल्तान बहुत ज़्यादा मैच खेल लिया। आपने कराची लेग भी अगर देखा होगा, कराची लेग में भी इनको 6-7 दिन में 5 मैच खिलवा दिए। मतलब ऐसे कोई लक्कड़ आदम पत्थर आदम टीम थोड़ी है कि खेलती रहेगी। बाकी आपने कराची किंग्स को 3 दिन का गैप दिया, अभी भी 4 दिन का गैप हो चुका है, कराची का अभी तक मैच नहीं हुआ। तो मुल्तान जब से लाहौर आया दूसरा मैच खेल गया दूसरे दिन में, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ये भी अब थक गए होंगे। फिर हाय हाय बहुत मची हुई थी आज कॉमेंट्री से लेके पूरे स्टेडियम में, डिजिटल मीडिया के ऊपर, सुल्तान को कौन गिराएगा, सुल्तान को कौन गिराएगा, रिजवान कैसे हारेगा। मुल्तान सुल्तान में है कि मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान की टीम नहीं है, जीत रही है ना, उसको हराएगा कौन। मगर ये कि देखें यार, 2 ही टीमों में ताकत थी जो मुल्तान को सही वाली टक्कर दे सकते थे, एक शादाब और दूसरी शाहीन, ये दोनों की कप्तानी नजर आ रही है इसके अंदर। तो आज ये क्रेडिट लाहौर कलंदर को गया, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में खासतौर पे आज अब्दुल्ला शफीक नहीं चल सके, मगर कामरान ने फिर भी आज फखर, आपको पता ही है एज ऑलवेज वो 150 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, उनको पता है कि पावर प्ले में कितने रन करने हैं, और फिर पावर प्ले के बाद अगर उनकी बल्लेबाजी आती तो वो टीम को कहाँ तक ले जाके खड़ा कर देते हैं। मगर नीचे से हफीज ने जिस तरह अपने एक्सपीरियंस को आज लेके चले हैं, और उन्होंने अब्बास आफरीदी को आज हिट भी की, 2 छक्के भी मारे। तो मेरे ख्याल में यार ये वाली जो इनिंग थी ना, ये बहुत ज़रूरी थी हफीज़ की जानिब से, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में उनकी इतनी खास कारकर्दगी नज़र नहीं आई थी। तो बदौलत हफीज़ फिर आखिर में जमान के, जैसे ये मोहसिन ने भी बात करी, हारिस ने भी करी, जमान वो बॉलर है जिसको शॉन टेट की शदीद ज़रूरत है। ये उसी स्टाइल का बॉलर है, लाहौर कलंदर को चाहिए शॉन टेट को अपने पास ले ले। पीसीबी के पास तो ऐसा कोई बॉलर ही नहीं जिसके लिए शॉन टेट को रखा है उन्होंने। चले जाना, शॉन टेट की इन्होंने बात की, और साथ साथ लाहौर कलंदर को एक और भी एडवांटेज था कि वो कहते हैं ना कि जब तक नमक ना हो तो फिर स्वाद आता नहीं है। तो आज सॉल्ट ने जो परफॉर्मेंस दी उससे भी स्वाद आया। लेकिन जिस तरह अभी मोहसिन अभी मेंशन किया हारिस ने, ये जब मैं भी देख रहा था मैच, मैं भी सोच रहा था कि अनवर अली को उस वक्त हटाना नहीं चाहिए था। 2 ओवर में 11 रन दिए उन्होंने ऑलमोस्ट, और एक खिलाड़ी भी आउट किया था। नहीं, आई थिंक यहाँ एक मिस्टेक कर गए। उनको मेरे ख्याल से शायद सेकंड स्पेल के लाना चाह रहे थे, बट वो वापस ला नहीं पाए, और यहाँ पर एक वो ट्रिक मिस कर गए थे। देखिए यही छोटे डिफरेंसेस होते हैं T20 के मैचेस में। 20 ओवर का मैच होता है, उसमें आपके 2 ओवर का मतलब 10% ऑफ द गेम हो गया। तो वहाँ पर जो अच्छे कप्तान होते हैं T20 पे, वो ये मौके जान नहीं देते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इनसे आज। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर का देखें आज दिन भी था, बट मुल्तान सुल्तान, जैसे इफ़ी भाई ने भी कहा, मैं खुद भी सोच रहा था कि पे दर पे मैचेस खेले जा रहे हैं, उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आई थिंक उसमें थोड़े जेडेड भी लग रहे थे। रिजवान की बैटिंग भी देख लें, पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ रन बॉल किया, आज भी रन बॉल किया, तो कोई खास तो उन्होंने ओपन स्टैंड नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि एक थकन भी नजर आई थी मुल्तान सुल्तान में, और उनकी कैप्टनसी में वो बात या वो एनर्जी है, वो स्पार्क नहीं थी जो हम नॉर्मली मुल्तान सुल्तान में देखते हैं। ठीक है, कैप्टनसी में बात हुई। अब आप थोड़े शाहीन शाह आफरीदी से तो मुतासर हो गए, क्योंकि आप उनके भी बड़े क्रिटिक थे। नहीं, शाहीन तो होते होते मेरे ख्याल में बाबर से भी हो जाएंगे। देखें यार, मैं क्रिटिक उस वक्त तक बिल्कुल हूँ। देखें यार, आप ऑस्ट्रेलिया उठा के, मैं क्रिटिक्स जब करता हूँ तो पूरी हिस्ट्री बता के करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि यार आप 24 इनिंग बाबर आजम को 2016 कहेंगे तो ऐसा लगता है। सुन लेना, जब मैं क्रिटिक की बात करता हूँ ना, अभी ऑस्ट्रेलिया आ रही है, आप मुझे बताएं ये 12 टेस्ट पाकिस्तान के किस बच्चे को मुस्तकिल खिलाए गए हैं, जो बाबर आजम को 2016-17 में इन्होंने टेस्ट डेब्यू कराने के बाद 2 साल 12 टेस्ट दिए, ये किस खाते में दिए, जो अब जाकर इंग्लैंड में सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस है, बाकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं। अच्छा, ये कैसे बाबर आजम, एक सेकंड अब सुन ले, मेरी भी सुन लेना। अब मैं बहुत दिनों से आपकी सुन रहा हूं। मेरी हटती है या मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन भाई बात सुन लो ना यार। पाकिस्तान के हर बच्चे की बात नहीं, चॉकलेट खिलाए, नहीं खाएंगे, हर उस बच्चे की बात करता हूं कि उसके साथ भी मसावी सलूक करे ना। आप मसावी सलूक नहीं कर रहे ना। किस भाई से बाबर आजम फेल हो रहा है, विराट कोहली क्या कर रहा है, वहां पे आपकी नजर नहीं पड़ती। बेंगलोर को कितने टाइटल विराट कोहली ने जितवा दिए। कोहली के पीछे, लेकिन बाजी की बात नहीं बताएं भाई, अगले 20 सालों तक डॉन ब्रेडमैन को याद नहीं रखेंगे लोग, बाबर आजम को रखा हुआ है, बस को रगड़े जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अभी बात हो रही है शाहीन शाह आफरीदी की, बात लेकर आ गया बाबर आजम। मैं शाहीन का भी तो ये कह रहा हूं कि आपने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेल के उसको इन किया था यहाँ पे। हारिस को आपने जो डाला हुआ है किस मैच उस पे डाला। मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करता हूं कि शाहीन का, मैं जब मैंने उसकी शाहीन की बात करी, उसकी पास परफॉर्मेंस को लेकर और करंट, आप अगर 12-12, 15-15 इनिंग के बाद एक इनिंग उठा के बोलेंगे कि आसिफ अली ने वहां पे सऊदी को छक्के मारे थे, क्या उस पे चलते रहेंगे क्या? मैं ये नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, फिर आप विराट कोहली क्यों नहीं कहते? मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा ना, मैं ये बात कर ही नहीं रहा, मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं। मैंने ये बात कब कही? मैंने तो ये बोल रहा हूं कि फिर विराट कोहली को भी तो इसी तरह क्रिटिसाइज करे ना, सिर्फ बाबर आजम को क्यों हो रहा है? विराट कोहली ने आखिरी सेंचुरी कब की थी? बेंगलोर को कितने टाइटल विराट कोहली ने जितवाए, उसके लिए आप कुछ नहीं कहते? भाई मैं आपको बताऊं, 15 ओडीआई बायलैटरल सीरीज जितवा चुका है वो। बेंगलोर कितने टाइटल जितवाए? किसने? विराट कोहली ने। कितने? भाई मैं तो उसकी बात ही नहीं कहते ना, आप उस तरह से नहीं। बात ये है कि आप उसके लिए भी फिर उस तरह से किस तरह बाबर
आलम के लिए सवाल करेंगे तो ब्रेक मैं ले बात लेता हूं, फिर करूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बात ये है कि आपकी भी मजीद इस बात बात करते पे हैं। थी कि जब मैं जब तक हिस्ट्री इनको बताता कुछ हूं तो पानी आप वानी बोलते चाय हैं मिलते यार हैं, मेरे छोटे से अल्फाज ब्रेक के मुनासिब बाद। नहीं है, मेरा तरीका मुनासिब नहीं है, मतलब ये कौन सी बात हुई यार? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कमर इफ़ी साहब से और अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। आज थोड़ा सा इफ़ी भाई से पूछेंगे और भी चीज़ों को ज़रा डिस्कस करेंगे कि सिर्फ बाबर आजम को ही क्यों इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। विशेष अख्तर ने भी कह दिया कि विराट कोहली जो है वो अगर इस दौर में होता तो वो इस दौर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन होता, बहुत सारी सेंचुरियाँ बनाता, 1 लाख रन जो है वो सचिन तेंदुलकर के बनते। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर को क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इंडियन प्लेयर्स को इतना ज़्यादा प्रेज क्यों किया जाता है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। हारिस फ़खर की आज बैटिंग में थोड़ा सा आपने डिफरेंट देखा होगा, किस तरह से आज उन्होंने अपने गेज को शिफ्ट किया और थोड़ा सा मुझे लगा कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज किया है। देखिए अली भाई माशाल्लाह से बड़ी फॉर्म में चल रहा है फ़खर ज़मान। जितने टीमों ने उन पर थोड़ा वर्क किया था उनको थोड़ा इस मैच में और पिछले 2-3 मैचों में देखा गया है कि रन तो किए उन्होंने, लेकिन ये कि उनको थोड़ा ऑप्शन से बाहर बॉल से दूर बॉल की गई, तो जिस पर फ़खर ने भी ज़ाहिर बात है एक प्लान करके आए थे। आज की बैटिंग जो मैंने देखी फ़खर की, उन्होंने जिस तरह वो क्रॉस बैट शॉट मारते थे वो इस दफ़ा थोड़ा उन्होंने आज नहीं खेले। आज वो कवर ड्राइव पॉइंट और सामने की तरफ कवर वो खेले, बड़ी कमांड से खेले। आज उन्होंने बिल्कुल एक अलग रूप में दिखे फ़खर ज़मान। अच्छा, उसकी वजह ये तो नहीं थी कि फ़खर भी चूँकि पेशावर रीजन से खेलते रहे, KPK से खेलते रहे, फिर मुल्तान ये अपना ये भी खेलते रहे, रिजवान भी खेलते रहे, लीड करते रहे, तो बेहतर जानते होंगे फ़खर की वीकनेस है और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। देखिए ये पूरे साल साथ खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में साथ खेलते हैं और ये कि सीज़न साथ खेलते हैं, तो एक दूसरे की कमी बेशी से ये तो इनको ये आगाह होते हैं कि वो कोई जो रिजवान कप्तान है तो फ़खर को पता होगा मेरे ऊपर क्या प्लान कर सकता है, तो रिजवान को भी इस तरह पता होता है कि फ़खर कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ गलती कर सकता है। तो ये कि दोनों एक प्लान से आए थे तो फ़खर ज़मान ज़्यादा कामयाब हुआ इसमें। ठीक है, हफीज़ आज वापस आए अपने फॉर्म में। अच्छा, मैं थोड़ा फंस रहा था जब हफीज बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 20 रन किए थे 20 बॉलों में, शायद 22 बॉलों में 20 रन किए। मैंने कहा इसने फिर मरवा दिया, अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए बिकॉज अब बहुत हो गया। मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, मैंने कहा भाई खुदा के लिए कितना रगड़ोगे इसको, बट नहीं, उन्होंने फिर वो एंड में 2 छक्के मार दिए, जो उनको एक फुल टॉस मिल गई, उसके बाद एक बड़ा अच्छा हिट उन्होंने लगाई। और देखें एंड में अली जो जीतता है, जो रिजल्ट होता है, आप उसी पर तारीफ करते हैं। उनके 29 बॉल पे जो 45 रन थे, उन्होंने पूरा डिफरेंस मेक कर दिया बिकॉज वहां पर पूरा मोमेंटम आया। फिल सॉल्ट ने 9 बॉलों में 20 रन किए, तो आई थिंक हफीज ने वाकई में पिच बड़ी अच्छी रीड की। थोड़ा उसको फंसा सकते थे बिकॉज आई थिंक थोड़ा उनका हैंड टू है, ऑब्वियसली विद एज खराब हो गया, बट एनीवेज उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, सो गुड फॉर हिम। बट मुझे उनका करियर ज्यादा लंबा लग नहीं रहा PSL में। ठीक है, ये लंबा लग नहीं रहा PSL में, कह रहे हैं, लेकिन ये शोएब अख्तर ने क्या कहा है ये? देखिए अली, कोई किसी के मुंह में ज़बान नहीं डालता और मेरे कहे हुए फैक्ट्स हो सकता है लोग उससे मुतासिर ना होते हों, मेरे लिए गालियाँ निकालते हों, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मैं फैक्ट ज़रूर बताऊंगा। अब ये शोएब अख्तर जो कह रहे हैं कि यार इमाद वसीम को कप्तान जो था कराची किंग्स का हटाकर गलती करी, बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ शोएब अख्तर के मुँह में ज़बान कौन डाल रहा है? कल शाहिद खान आफरीदी एक चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कि यार अगर बाबर चाहे तो अपने आप को नीचे कर ले और रेड बॉल में चला जाए, और बाबर रिजवान या शादाब जो है ना बेहतरीन चॉइस है, रिजवान को उन्होंने बेहतरीन चॉइस का। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? उनको नहीं पता कि बाबर नंबर 1 चल रहा है दोनों फॉर्मेट में शॉर्ट बॉल के। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये डिबेट होनी भी नहीं चाहिए, मगर ये डिबेट हो रही है। पहले पसे पर्दा होती थी, अब जरा खुलेआम टीवी चैनल्स के ऊपर, डिजिटल चैनल्स के ऊपर की जा रही है। उसकी वजह ये कि अभी आप फ़खर को बता रहे थे मैन ऑफ द मैच, भाई मेरा जो मैन ऑफ द मैच था ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का था, जहां पर इसको 9 बॉलें अगर पहले भेज दिया जाता, इसके नंबर पे किसी और को ना भेजा जाता, ये अपने नंबर पे चला जाता, तो सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच। स्टार को जो छक्के से मारे है, किसी में टांगों में इतना दम के वो स्टार को छक्के मार सके। मुझे समझ में नहीं आता ना कि यार जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल तो सिर्फ ये कह देता है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं। नहीं यार, आप अपने पोटेंशियल पे होते तो हम बड़ी एक ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान आ चुके होते। तो आप पोटेंशियल के बजाय प्लेयर बनाने पे अगर लगे रहेंगे तो प्लेयर आपको क्या लग रहा है कि आपको किसी को ज्यादा फेवर किया जा रहा है? आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, किसी को कम? देखिए यार, जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब आप प्रॉब्लम क्या है, मैं मुद्दा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप सारे प्लेयर्स के साथ बराबर से किया करें। अभी आप मुझे बताएं, ये जो ऑस्ट्रेलिया जो आ रही है, पाकिस्तान इसकी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें अजहर अली की परफॉर्मेंस असद शफीक से ज्यादा बुरी है, उसके बावजूद खेल रहे हैं। इमाम उल हक किसकी छत पे रन मार कर आए जो दोबारा कैसे? मैं कह रहा हूं कि ये इमाम उल हक ने किसकी छत पे रन मारे जाके जो ये स्क्वाड के अंदर दोबारा है। शान मसूद गले में फंस रहा था क्योंकि उसके फर्स्ट क्लास और T20 में उसकी फॉर्म अच्छी है, तो वो इसके अंदर आ गया। और भी कई नाम है, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये फहीम अशरफ है, इनको ऑस्ट्रेलिया लेगा, इनको न्यूजीलैंड लेगा। भाई आपने T20
T20 की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया था, टेस्ट में क्यों वापस लेकर आ गए उसको? मैं इस बात को दोहराता हूं ताकि लोगों की समझ में आए कि जब आप ये अपने प्लेयर बनाते हैं, इसलिए मेरी आराम से भी हो सकती है ना ये बातें। अपने प्लेयर क्यों बनाते हो भाई? तुम ये कौन सी तुम ड्रीम टीम बनाने के लिए आ गए कि ये जाएगा तो ये आएगा, ये जाएगा तो ये आएगा? अब आप मुझे बताएं कि ये जो टेस्ट स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया, इसके अंदर कौन सी क्यों पर्चियां भुगताई गई हैं? ये शॉन टेट साइड एक सेकंड, आप मोहम्मद वसीम ज्यादा क्रेडिट समझते हैं? नहीं, ये चड्डी को बासित अली ज्यादा क्रेडिट समझते हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप जो है अब्दुल रज़ाक ज्यादा क्रेडिट समझते हैं? भाई वो लोग लेकर आ रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी लेकर आ रही है ना। ये किसको लेकर आ रही है भाई? मैं तो बता रहा हूं ना, मोहम्मद वसीम टेस्ट क्रिकेटर है, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है, डेब्यू पे उनका ज्यादा क्रेडिट समझते हैं। वही है जिनकी नाक कटी थी, सिलेक्शन पूरी चेंज हो गई थी, T20 वर्ल्ड कप में लोग ही चेंज कर दिए गए थे। तो इतने अच्छे ना गए नहीं ना, ये तो रुके हुए। तो फिर ये अपनी जगह पे है कैसे भाई? इनको हटा देना चाहिए था, जब इनकी सेलेक्ट की भी टीम ही पूरी चेंज हो गई तो हटा देना चाहिए था। इफी भाई तो पूरे पाकिस्तान में सबको हटा देंगे, मेरे ख्याल से वो किसी से कुछ नहीं है। आप मैं ये कह रहा हूं कि वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड लिया है, वो पाकिस्तान की टीम यूज कर क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो भाई उस क्राइटेरिया पे सबको बराबर रखा करे ना यार। आप जब किसी को फॉर्म पे हटाते हैं, शफीक को फॉर्म पे हटाया तो बाकी लोगों को भी हटाएं, सरफराज को फॉर्म पे हटाया तो बाकी लोगों को हटाएं, इमरान भट्ट 3 मैच में 6 इनिंग में फेल हुआ तो आपने उसकी जगह दूसरा आदमी लेकर आ गए, तो फिर दूसरे की भी फॉर्म अगर नहीं है तो उसको भी हटाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने लोगों को तो बाहर करके दोबारा लेकर आ जाते हैं, मगर जिसको एक दफा धुतकार दिया उसको साइड में कर देते हैं। मैं ये वाली बात करता हूं, ये मोटी बात होती है, अकल में देर में आती है, मगर जिनके एक और बात, चले मोटी बात हो गई, अकल में दे रहा है। ये शोएब अख्तर जो बातें करते हैं, ये अभी उन्होंने कह दिया कि अगर मैं चेयरमैन बन जाता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मैं PSL को IPL से ऊपर कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा। भाई अगर वो कोच भी बन जाएंगे ना, अगर वॉलंटियर भी बन जाएंगे तो पाकिस्तानी कहलाएंगे, तो उनको चाहिए कि अपनी खिदमत देने के लिए एज अ पाकिस्तानी जाएं, नीचे के लेवल पे जाएं। 15 साल 16 साल के बच्चों को कह रहे हैं जाए, जहाज अहमद को बिठाए हुए पिछले 10 साल से देखे कुछ भी नहीं दे रहा, 5वें नंबर पे ले आया पाकिस्तान को 3 नंबर से, मतलब ऐसी की तैसी कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट की, और निचली सतह पे हो रही है, यानी कि नीचे से ही टैलेंट को काट देते हैं और किसके बच्चे को खिलाना है उसको नजरों में लेकर आ जाते हैं। मैं सीधी सी बात करता हूं भाई, यही लोगों को बुरा लगती है। शोएब अख्तर, यूनुस खान, सकलैन, इनको भेजे अंडर 19 में यार, ये नीचे के बच्चों को सेट करें। राहुल द्रविड़ की मिसाल दी जाती है, इन सबके मुंह पे राहुल द्रविड़ चले जाते हैं। मैं जाना चाहता हूं, मैं यही नहीं जाना चाहते ना यार, अगर ये जाना चाहते तो पहले ही मना कर देते कि नहीं भाई मैं नेशनल टीम के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बच्चों को सेट करूंगा यहाँ पे आके, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले बच्चों को आप कह रहे हैं शोएब अख्तर को इनको आना चाहिए, उधर से शॉन टेट को लेकर आ रहे हैं। मैं यही, पाकिस्तान में कौन सा बॉलर है जो शॉन टेट के स्टाइल से बॉल करता है? जमान खान है, सिर्फ यही 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए शॉन टेट आ रहा है। भाई ये मलिंगा स्टाइल का बॉलर क्यों लेकर आ गए? तुम्हारे पास तो एक भी बॉलर नहीं है ऐसा। चले आप बताएं, चाहिए था एक मिनट रह गया, आप बता दें शॉन टेट को लेकर आ रहे हैं। मैं कहूंगा पहले इफी भाई को आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाया करें शो से पहले, ताकि करवाट का हो जाए। शॉन टेट को देखिए, शॉन टेट को लेके आ रहे हैं, अब वो एक्सप्रेस बॉलर हैं। मैं वैसे शॉन टेट की बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शॉन टेट इस वक्त आपको क्या वैल्यू ऐड कर देगा एज अ फास्ट बॉलर। ना उन्होंने इंटरनेशनल में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, ना वो कोई ऐसे अमेजिंग बॉलर थे जो हम कहें अभी शायद बांग्लादेश श्रीलंका के साथ एसोसिएट उन्होंने किया। लेकिन मसला ये ना कि आप ये देखें कि जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग में अली आप फंसे हुए नहीं हो ना, आपके पास इतने अच्छे अच्छे कोचेस पड़े दुनिया भर में। शॉन टेट इज नॉट द पर्सन जिसका नाम आपको पहले आएगा। हर क्विकली बता दिएगा आप शॉन टेट आप किस तरह देखिए, शॉन टेट एज अ बॉलर नहीं आ रहा है, वो एज अ कोच आ रहे हैं, तो उनका कोच का रोल देखा जाए उनके 12 महीने के लिए सही है। हाँ बिल्कुल सही है, क्वालिफाइड भी आए। चले जनाब, ये था आज का हमारा जी स्पोर्ट्स, और आज हमने कोशिश की जरा एफी भाई से जानना तो चाहेंगे इनका आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये चाहते क्या है, और उम्मीद है कि काफी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मोहसिन आपका शुक्रिया, एफी भाई आपका शुक्रिया, हारिस आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।